Hello everyone, welcome back to Alliance Sahis Academy's online platform regarding the current affairs of 2021. So अपने करंट अफेयर के सेशन को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं डे 69 का सेशन. So the first question is which among of the following slash are correct about नमामि गंगा प्रोग्राम. उस नमामि गंगा के बारे में सही स्टेटमेंट बताना है. It is being operated under the Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Minister Jal Shakti. The program is being implemented by the National Mission for Clean Ganga and its counterpart organization. And your options are A only, B only, both are not. So you have to find the correct statement. पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि ये जो आपका प्रोग्राम है ये मिनिस्टर जल शक्ति के अंडर इसे ऑपरेट किया जाता है. दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि इसको इम्प्लीमेंट करने वाला नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा भी है. आंसर होगा बोथ, विच मीन दोनों स्टेटमेंट सही हैं. सो आपने द हिंदू में आर्टिकल पढ़ा होगा नमामि गंगा प्रोग्राम से रिलेटेड. सो फिर हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो दोनों स्टेटमेंट सही थे, पहला भी सही है, बिल्कुल दूसरा भी सही है. और अगर हम इसमें देखें तो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2014 में आपका ये प्रोग्राम आया था. दो ऑब्जेक्टिव थे, एक पॉल्यूशन को कम करना, दूसरा रिजुविनेशन ऑफ गंगा. और यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका सेंट्रली फंडेड है, मतलब पूरा पैसा इसमें सेंटर लगाएगी और ये नॉन लैप्सेबल कॉर्पस होगा. विच मीन्स अगर पैसा इसमें एक साल में जितना भी अलॉट हुआ है, मान लीजिए, या फिर जितना भी पीरियड के लिए अलॉट हुआ है, अगर वो पूरा खर्च नहीं होता है सो फिर वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. ये इसके कुछ पिलर हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं एक बार. ओके, पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये आपका एक गंगा का रिवर मैप है कि गंगा कहाँ से निकलती है. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गंगा की ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे आपको एक बार रुक के देखनी चाहिए. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हो जाती हैं आपकी ट्रिब्यूटरी. बेतवा हो गया, आपका केन हो गई, चंबल हो गई, बानस हो गई, शारदा हो गया. ओके, देन वी हैव गंडक, देन वी हैव गोमती. ओके, फिर रिहान, सोन, सप्तकोशी, ये सब आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द ऑफिस ऑफ गवर्नर. आपको गलत स्टेटमेंट बताना है ऑफिस ऑफ गवर्नर से रिलेटेड, मतलब गवर्नर के रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग. सो ही इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. सो आप ये बोल रहे हैं कि गवर्नर आपका संविधानिक जो हेड होता है एक स्टेट का, और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे काम करता है. दूसरा, ही फंक्शंस एज अ वाइटल लिंक बिटवीन द यूनियन एंड सेंटर. तो ये आपका यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक लिंक की तरह काम करता है. ओके, तीसरा ये बोलता है कि गवर्नर का जो ऑफिस है वो 5 साल के लिए होता है. एंड द लास्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ एंड पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट नहीं होगा, गवर्नर होगा. ओके, गवर्नर कैन बी डिराइव फ्रॉम पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो आपको गलत स्टेटमेंट बताना है. इसका आंसर होगा आपका डी, विच मीन्स आपका लास्ट स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पार्ट 5 नहीं, पार्ट 6 में आपका ये बात करी गई है. सो आपने ये न्यूज़ सुना होगा कि कई स्टेट्स को नए गवर्नर मिल रहे हैं. सो आपका जो गवर्नर होता है ये आपका आर्टिकल 153 जो है कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ पे कहा गया है कि आपका स्टेट के पास एक गवर्नर होगा. और हमें ये भी पता है कि आपका एक गवर्नर दो या दो से ज़्यादा स्टेट का, सेम गवर्नर दो या दो से ज़्यादा स्टेट में भी सर्व कर सकता है. बाकी ये वही बातें करी है जो हमने कई बार डिस्कस किया, आप एक पॉज करके पढ़ सकते हैं. इंपॉर्टेंट ये है कि गवर्नर की एलिजिबिलिटी आप एक बार फिर से देख लें कि ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल या उससे ज़्यादा की उम्र होनी चाहिए, किसी भी या तो पार्लियामेंट का या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का, दोनों में से किसी का भी वो मेंबर नहीं होना चाहिए, और कोई भी लाभ का पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए. गवर्नर का जो ऑफिस होता है 5 साल के लिए होता है नॉर्मली, पर उससे पहले भी उसे हटाया जा सकता है. कैसे? पहला, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करें कि गवर्नर को हटा दीजिए तो वो हटा सकता है, लेकिन यहाँ पे एक वैलिड रीज़न होना चाहिए. दूसरा, अगर गवर्नर का जो काम है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाता है कोर्ट के थ्रू, असंवैधानिक, संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, या मैलाफाइड इंटेंशन, गलत इंटेंशन के साथ है, तो फिर वहाँ पे ये हटाया जा सकता है. Which among of the following is slash are evident of federal system in the Indian Constitution? Schedule 1, Article 3, Schedule 6, Article 246. आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन फेडरल सिस्टम का एविडेंस देता है. ANC ओनली, BND ओनली, ABC, ऑल ऑफ दी अबव. अच्छा क्वेश्चन है, रुक के सोचिएगा इसमें थोड़ा. ओके, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये. सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. इसका आंसर होगा आपका डी, विच मीन्स ऑल ऑफ दी अबव. तो ये सारे जो आपके एग्जाम ऑप्शंस थे ये सब आपके फेडरल सिस्टम का एविडेंस देते हैं. द हिंदू में ये आर्टिकल पढ़ा होगा आपने, जहाँ पे फेडरलिज्म के बारे में बात करी गई है कि किस तरीके से फेडरलिज्म जो है आपका अपने नई पॉलिटिक्स में देखने को मिल रहा है.
फिर यहीं पे आपके ये आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं कि कौन सा आर्टिकल कौन सा शेड्यूल फेडरलिज्म को दिखाता है, कौन सा दिखाता है। सो आप इसको एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं, पॉलिटी में ऑलरेडी कई बार डिस्कस हो चुका है। मैं इसमें टाइम इसलिए इतना नहीं लगा रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी पॉलिटी में डिस्कस हो चुके हैं और आगे आने वाली उसमें ये डिस्कस होंगे, हमने भी कई बार डिस्कस किए हैं। सो इसमें आगे बढ़ते हैं। Which among of the following is slash are correct? Jagannath Rath Yatra, also called Chariot Festival, is a Hindu festival associated with Lord Jagannath held at Puri, Odisha. The festival is celebrated on second day of Shukla Paksh of Asad, the third month, according to the traditional Odia calendar. और आपको सही बताना है, ए ओनली बी ओनली बोथ आर नन। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जगन्नाथ रथ यात्रा एक हिंदू फेस्टिवल है जो लॉर्ड भगवान जगन्नाथ के लिए किया जाता है पूरी ओडिशा में। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि ये जो फेस्टिवल है ये शुक्ल आषाढ़ का जो महीना होता है उसके जो शुक्ल पक्ष का जो दूसरा दिन होता है उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। आंसर होगा बोथ, विच मीन दोनों स्टेटमेंट सही हैं यहाँ पे। देखिए दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं यहाँ पे। आपने द हिंदू में आर्टिकल देखा होगा जहाँ पे एनुअल रथ यात्रा के बारे में बात करी गई है जगन्नाथ की। सो आपका ये 9 दिन का फेस्टिवल होता है जहाँ पे ये माना जाता है कि कृष्ण भगवान वृंदावन से अपने भाई बलराम और सुभद्रा के साथ वापस आते हैं अपने घर। ओके, और यहाँ पे आपका ये 3 चैरिटीज रथ यात्रा में होते हैं, बलराम भगवान जगन्नाथ की और आपके उनकी बहन सुभद्रा की। वैसे ये बहुत बड़ा इवेंट होता था बट ड्यू टू कोविड-19 ये इसकी काफ़ी लिमिटेशन की वजह से ये काफ़ी स्लो में ये जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट हो रहा है इस बार। Prohibition of discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth has been provided under Article 15, 16, 17, 18। आपको बताना है कौन सा आर्टिकल में से प्रोहिबिट किया गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आई नो वेरी इजी क्वेश्चन, तो पर मैं इसका कॉन्टेक्स्ट बताऊंगी और स्टिल हमें रिवीजन जरूरी होता है। ये बोल रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन को कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव को इन बेसिस पे मना किए गया है। तो कौन कौन से ग्राउंड है? रिलीजन धर्म के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट जाति के आधार पर, सेक्स के आधार पर या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर। तो कौन सा आर्टिकल में मना किया गया है? आंसर होगा आर्टिकल 15, क्योंकि आर्टिकल 15 में इन पांचों के बारे में बात करी गई है। याद करिए, फिर आर्टिकल 16 में आपके 2 चीज़ें और बढ़ जाती हैं। ओके, सो आपने द हिंदू में आर्टिकल पढ़ा होगा जहाँ पे केरला मॉडल की बात करी गई है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन बताया था उन्होंने कि किस तरीके से केरला ने डिस्क्रिमिनेशन से फाइट करी। ओके, यहीं पे आपका ये बता रखा है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एन इट्स सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन। ये आर्टिकल 15 के बारे में बात करी गई है। सो ये पहले भी डिस्कस हो रखा है, आप इसको एक बार पॉज करके पर पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि जितनी बार रिवाइज करेंगे हम उतनी बार ही हमको क्लियर होता रहेगा। ओके, और फिर आपका उतनी ईजीली एग्जाम में आपको ये स्ट्राइक करेगा। Kamran line dash kilometer above the earth, which is recognized by the International Aviation and Aerospace Federation as a threshold of space। आपको बताना है कि कामरान लाइन की जो आपका रेंज है वो कितनी है। 50, 100, 150, 200। बेसिकली ये आपका अर्थ के ऊपर आपका डिमार्केट की गई है और ये इंटरनेशनल एविएशन मतलब यहाँ पे प्लेन इंटरनेशनल एविएशन के लिए, एरोस्पेस के लिए ये एक तरीके से लिमिट रखी गई है इसमें। आंसर होगा इसमें बी, विच मीन्स आपका 100 किलोमीटर आपका अबव द अर्थ है वो आपकी फिर यहाँ पे कामरान लाइन 100 किलोमीटर अबव द अर्थ रखी गई है और ये आपका रिकॉग्नाइज की जाती है बाय इंटरनेशनल एविएशन एंड एरोस्पेस। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इन द न्यूज़ आर सिचुएटेड इन अफगानिस्तान? काबुल, हेरत, ताखर, बागराम। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। 1, 2 and 3 ओनली, 1, 2 and 4 ओनली, 1, 3 and 4 ओनली, 1, 2, 3, 4 ओनली। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से अफगानिस्तान में है। ओके, देखिए आप अब यहाँ पे ना अगर हो सकता है कि जो फ्रेशर हो या फिर उन्होंने पहली बार सुना हो तो काबुल तो क्योंकि हमको पता ही है, बट काबुल आपका हर जगह है तो अब यहाँ पे एलिमिनेशन भी हमें ध्यान से यूज़ करना पड़ेगा। आंसर होगा डी, विच मीन्स ये सारे जो प्लेसेस हैं ये आपके चारों के चारों अफगानिस्तान में पड़ते हैं। ओके, सो काबुल हो गया, हेरत हो गया, ताखर हो गया, बागराम हो गया। देखिए ये न्यूज़ का पार्ट थे इसीलिए आपको ये क्वेश्चन में डाले गए हैं, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि अफगानिस्तान से आपका जो यूएस मिलिट्री है वो आपका धीरे धीरे निकल रही है। ओके, इसीलिए फिर ये प्लेसेस फिर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चल रही हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011 added the new dash regarding the cooperative working in the India। आपको बताना है कि 97 अमेंडमेंट एक्ट जो था 2011 का, इसने एक नया क्या ऐड किया था जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव से रिलेट करता है इंडिया में। ओके,
सो पार्ट 7B ऐड किया था, पार्ट 8B ऐड किया था, पार्ट 9B ऐड किया था, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 2011 में कौन सा आया था? 97 अमेंडमेंट से क्या चीज़ रिलेट करती है? याद करिए, लॉजिक लगाइए, आंसर आ जाएगा। आंसर होगा इसका सी, पार्ट 9B। सो बेसिकली आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, आपका 97th अमेंडमेंट एक्ट आया था, यहाँ पे इसने आपका पार्ट 9B ऐड किया था। ओके, जो कि आपका 9A म्यूनिसिपल के बाद आता है, और ये कोऑपरेटिव से रिलेट करता है। यहाँ पे जो वर्ड कोऑपरेटिव है, ये वाज एडेड आफ्टर द यूनियन एंड एसोसिएशन इन 1901C। पार्ट 3 में भी आपका इसको ऐड किया गया था। और यहाँ पे आपको क्या है कि सारे सिटीजन को राइट है कोऑपरेटिव्स बनाने का एज अ फंडामेंटल राइट, क्योंकि आपको पता है कि पार्ट 3 मतलब में आपके फंडामेंटल राइट्स आते हैं। फिर आपका एक और आर्टिकल भी इसके थ्रू ऐड किया था, आर्टिकल 43B, जहाँ पे DBSP में भी आपका बोला गया था कि आपका स्टेट जो है वो प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को देखेगा। नेवजोंग नगजीरा टाइगर रिजर्व इज इन, आपको बताना है कि ये टाइगर रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, नन ऑफ द अबव। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका ये महाराष्ट्र। सो नावेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व जो है ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन आज का, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर करेक्ट? खादी प्राकृतिक इज इंडियाज फर्स्ट पेंट मेड फ्रॉम काउडंग। खादी प्राकृतिक जो है वो इंडिया का पहला ऐसा पेंट है जो गाय के गोबर से बना है। दूसरा, द पेंट हैज़ बीन लॉन्च विद द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग फार्मर्स इनकम एंड क्रिएटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अक्रॉस द कंट्री। ये बोल रहे हैं कि जो पेंट है इसका काम, इसके दो ऑब्जेक्टिव, दो मोटिव से बनाया गया है। पहला तो फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। आंसर होगा इसमें बोथ, मीन्स आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सो बिल्कुल ठीक है, आपका पहला ऐसा पेंट है जो काउडंग से बना है। ओके, और यहाँ पे आपका जो MSME की जो मिनिस्टर हैं, यहाँ पे इसके ब्रांड एम्बेसडर देखे गए हैं। ये इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि फिर हमारे लिए फिर MSME से रिलेट कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके दो ऑब्जेक्टिव हैं, फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करना और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। सो इसीलिए फिर इस तरीके के इनिशिएटिव्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो विद दिस लेट्स कंक्लूड टुडे सेशन। आई होप आप लोगों ने इसे फॉर्म किया होगा। फाइनल स्कोर लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।